हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब। और इस बार क्या यार, ओले बोर्ड के लाइव मॉक की सॉल्यूशंस मैं पिछली बार भूल गया था कराना, ठीक है। और तो इस बार वो करा देते हैं फटाफट से, बिना किसी बकवास के। चालू करते हैं थोड़ा इसको बड़ा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि कहीं आप इसमें सोचोगे यार कि कोई वैल्यू पुटिंग नहीं हो रही, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करे कैसे, ठीक है। कई लोग इस क्वेश्चन में अटक जाएंगे कि यार कहीं वन, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 16 एक्स स्क्वायर माइनस 1 + 1/x² इक्वल टू 1288, या ऐसे ऐसे कुछ करने की कोशिश करेंगे, पर होगा कुछ नहीं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हिंट यहाँ से मिलती है कि ये देखो आप, ये 1 + 3x + 4x² है, ठीक है। और यहाँ पे 1 - 3x + 4x² है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और यही वाला एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है। ये एक हिंट होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में ऐसी हिंट काम आती है, ठीक है। तो एक्चुअल में यही हो रहा था, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करना था, कर लेना, ठीक है। तो एक्चुअली में यही आ रहा था, 16x4 माइनस x² + 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई यही रहा था। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो एक्चुअली में इसके, और जो हमें एक्सप्रेशन दिया था उसका डिवीजन होगी, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी, इसको x मान लेते हैं, ये जो आएगी ये 1288 डिवाइड बाय 46 आएगी, विच विल बी जो भी आएगा, ठीक है। इसको कर लेना आप, शायद 28 आ रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी जब इस टाइप से यहाँ पे प्लस और एक जगह माइनस हो ना, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, बाकी पूरा सेम है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सोचना है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो नहीं हो रहा। मतलब सोचना होता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा ही होगा, ठीक है। ज्यादातर केस में जहां भी यहाँ ऐसे प्लस एक माइनस बाकी सब सेम आपको दिख जाए, तो ज्यादातर केस में यही होगा, ठीक है। तो बस इसी वजह से लिया था, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस वाले की रीजनिंग ज्यादा अच्छी थी इस मॉक की। मैथ्स तो इसकी सिंपल थी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इस वजह से लिया है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता हो, तो आप वैल्यू पुटिंग से कर दो, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मान लो थीटा 60 डिग्री डाल दिया, तो ये वाला ऑप्शन क्या बनेगा, 2 - 4 × 3/4 विच इज इक्वल टू -1। ओके, ये क्या बनेगा, 2 - 4 × 1/4 विच इज इक्वल टू 1। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × 1/4 1/2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 1/8। ये क्या बनेगा, 2 × √3/2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू, क्या बनेगा ये, 9/8, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस डिफरेंट है, तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। पहली कंडीशन ये है कि ये किसी की इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमें ऐसे ही निकालने को बोल दिया, किसी की इक्वल तो दिया ही नहीं। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी कि सारे ऑप्शन इक्वल अनइक्वल आ रहे हैं थीटा 60 पे, बस। यानी कि बस इसको डायरेक्ट अब आंसर को निकाल दो। 4 - 16 इंटू साइन 60 क्या होगा, 3/4 हो जाएगा, sin² 60 और cos² 60 हो जाएगा 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 विच इज 1। तो 1 किस में आ रहा था, इस वाले ऑप्शन में 1 आ रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो जब भी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, पहली बात तो एक्सप्रेशन किसी के इक्वल नहीं दे रखा हो, दूसरा है कि सारे ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हो किसी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, तो हम वो चीज वैल्यू पुटिंग वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक मतलब इजी सा ही क्वेश्चन है, लेकिन कई लोगों क्लिक ना करे शायद इसलिए। देखो, ओ क्यू एक रेडियस है, ठीक है। ओ एक सेंटर है, हालांकि बोल नहीं रखा है क्वेश्चन में। हालांकि बोलना चाहिए कि ओ एक सेंटर है, ठीक है, ये एक अलग चीज है, बोला नहीं। लेकिन हम मान लेते हैं ओ एक सेंटर है। तो ये वाला जो ओटी साइड होगी, ओटी कितना होगा, वो 10 सेंटीमीटर होगा। टी आर हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ओ टी आर जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ओ आर की वैल्यू क्या आएगी, ओ आर स्क्वायर क्या होगा, ओ टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, यानी कि 10² + 24²। ओ आर क्या होगा, 26 हो गया। हमारे पास ओ आर जो है वो 26 आ गया। अब आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर को ध्यान से देखो, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है भैया, ये डायमीटर है और ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। क्यू आर एक डायमीटर है, मतलब डायमीटर इन द सेंस सीकेंट है, लेकिन ये डायमीटर बन रहा है ना, ये वाला क्यू ओ, और ओ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर है, इसी को एक्सटेंड किया है, तो ये पूरा जो है सीकेंट है, लेकिन वैसे ही 90 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि डायमीटर से 90 डिग्री बना रहा है और इसी को एक्सटेंड किया हमने, ठीक है। तो पी क्यू ये हो गया, ठीक है। पी आर ये हो गया। पी वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हमें एक चीज पता है कि
पी क्यू एक टेंजेंट है, पीटी एक टेंजेंट है, और पी क्यू इक्वल टू पीटी है, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, पी क्यू और पीटी इक्वल है, तो यानी कि अगर हम पी क्यू निकाल दें तो हमारे पास पीटी आ जाएगा, मतलब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये टी आर कितना है, ये 24 है, ये 24, कोई दिक्कत नहीं। क्यू आर कितना है, क्यू आर हमने अभी निकाला है, ओ आर कितना था, 26, और ओ क्यू कितना था, 10। तो क्यू आर कितना आएगा, इन दोनों का एडिशन, यानी कि 36। ठीक, पी क्यू को हमने मान लिया एक्स, और पी टी क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस 24 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया हमने। एक्स स्क्वायर प्लस 1296 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 576 प्लस 48x, यानी कि कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1296 माइनस 576, 0 2, 12 सत्ते कितना होगा, ये 12 पंजे 720। ठीक है, 720 इक्वल टू 48x। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 12 से अगर हम काट दें 4, 12 का 60, 4 का 15, एक्स की वैल्यू आएगी 15। और एक्स की ही वैल्यू पूछे, पी क्यू ही तो पूछा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो चार प्रॉपर्टीज ये लग रही थी कि पी क्यू और पी टी बराबर होंगे, तो ये वैल्यू भी एक्स हो जाएगी, ये वैल्यू भी एक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर सिंपल सा पाइथागोरस हमें लगाना है इसमें। पाइथागोरस और पी क्यू इक्वल टू पी टी, दो प्रॉपर्टीज इसमें लग रही थी, तो ज्यादा खास नहीं था, लेकिन फिर भी कई लोगों को क्लिक नहीं करेगा, इसलिए बता दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, तो मतलब नहीं बेहतरीन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, पहला तो है कि x इक्वल टू 14.6 बार है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे 100x कर दें, 100x कर दो, ठीक है, तो क्या आएगा, 100x भी मत करो, इसको 10x ही कर दो। ठीक है, 10x करो तो 146.6 बार आ जाएगा। 14.6 बार का मतलब क्या है, 14.66666 ऐसे इन्फिनिटी तक। 10x से मल्टीप्लाई किया, इसका क्या मतलब है, 146.66666 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तो हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 9x क्या आएगा, 132, और 0.66 डेसिमल पूरा कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, 132/9। ये वाला एक्सप्रेशन हमारा बना 132/9। ठीक है, अब हमें निकालना है y हमने माना 0.083333 ऐसे है। ठीक है, y ऐसे के बने। अब हमें दिख रहा है कि 3 पे रिपीटेशन है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूं, 100 बाय, तो क्या आएगा, 8.33333333 समथिंग। ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब मैं इसे एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 बाय क्या आएगा, 83.33333। यानी कि 3 पे जो रिपीटेशन है वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, तो 900 बाय कितना आएगा, 70। तो y की वैल्यू एक्चुअली में क्या आई, 75/9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 132/9 इंटू, यही तो बोल रखा है वहां पे, क्वेश्चन में यही बोल रखा है। ठीक है, तो 75/900, तो 3/3, 3/25, ये भी 3, 44, 5/5, 5/180, 5 का 36, 4 का 9, 4 का 11, 11/9, 11/9 कितना होता है, 0.222222। सॉरी, एक्चुअली 1.22, क्या बोल रहा हूँ, 1.2222, तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। वैसे तो ये वाला ऑप्शन भी सही दिख रहा है ना, 1.22, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन ये होना चाहिए, 1.2 बार। ठीक है, अगर उन्होंने ये वाला आंसर सही दिया वाले बोर्ड वालों ने, तो क्योंकि ये दो ऑप्शन सेम ही ऑलमोस्ट, तो अगर सी वाला ऑप्शन उन्होंने आंसर दिया है तो गलत है, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। हालांकि दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट है इसमें। तो ये क्वेश्चन एक कह सकते हैं एम्बिगुअस है, कि इसमें कोई बी करेगा, कोई सी करेगा, तो किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बी इसका आंसर देना चाहिए उन्हें। ठीक, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कई लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि सेम सूट का मतलब क्या है। मुझे भी समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने अज्यूम किया था सेम सूट का मतलब क्या होगा, कि दोनों पत्ते या तो पान के हैं, मतलब पान इन द, अरे यार हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, पान इन द सेंस हार्ट के हैं। ठीक है, या फिर चिड़ी के हैं, चिड़ी की मेरे को इंग्लिश नहीं पता। ठीक है, हुकुम क्या है, हुकुम, या फिर ईंट क्या है। ठीक है, मेरे को इनकी इंग्लिश नहीं पता, ठीक है, इससे देख लेना। तो ये बोला है कि दोनों पत्ते जो है ना वो सेम होने चाहिए, सेम, यानी कि मान लो कि हमने दो कार्ड 52 पत्तों का है। ठीक है, उसमें हमने माना कि दोनों कार्ड पहले आए हार्ट, दोनों कार्ड हार्ट आए, तो पहला हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 13/52।
और दूसरा हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर? 12 × 51, ठीक है। अच्छा, दोनों हार्ट जरूरी थोड़ी ना, दोनों चिड़ी भी आ सकते हैं। तो पहला चिड़ी आने की प्रोबेबिलिटी 13 × 52, दूसरा चिड़ी आने की ठीक है। ऐसे करते करते हुकुम और ईंट ऐसा, तो एक्चुअली में 13 × 52 इंटू 12 × 51 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 4 क्यों आया? क्योंकि ये पान, चिड़ी, हुकुम, ईंट सबके लिए ये सेम एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो इसको हमने डायरेक्टली इंटू 4 कर दिया, तो 13 × 4 52, और 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो 4/17 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो 4/17 होना चाहिए। अगर कुछ और दे रखा है तो मुझे पता नहीं है इसका, क्योंकि मैं मॉक टाइम पे समझ नहीं पाया था सेम सूट का मतलब। लेकिन अब मैं जब सोच रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सेम सूट का मतलब यही होगा, ठीक है। तो शायद इसका आंसर 4/17 ही आएगा, बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, ठीक है। एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए, अगर सेम सूट का मतलब यही है तो। ये क्वेश्चन एक, कुछ लोग इसमें अटक सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला क्या है, लाइक J+K, ठीक है। J+K कितना है? 3 hours 30 minutes का मतलब क्या हुआ? 3 1/2 यानी कि 7/2, 7/2 hours, ठीक है। और पाइप एल ये तो खाली कर रहे हैं और ये भर रहे हैं। पाइप एल जो है भर रहा है 1 hour 45 minute, 1 hour 45 minutes मतलब 145/60, यानी कि 1/3/4, यानी कि 7/4 हुआ, ठीक है। 7/4 hours, 7/4 hours। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 7/2 ही आएगा। तो ये कितना होगा? 1। ये कितना होगा? 2। तो एफिशिएंसी J+K की खाली करने की 1 है, और एल की भरने की 2 है। यानी कि एक्चुअली में अगर ये दोनों साथ में भरेंगे, तीनों पाइप साथ में ओपन कर दिए, ठीक है, तो एक एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो अगर ये 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1 10/6, यानी कि 1 1/6, यानी कि 7/6 टाइम के लिए इन्हें ओपन कर दिया, तो एक एफिशिएंसी के साथ ओपन किया, तो 7/6 इन्होंने भर दिया। पूछा क्या है कि कितना पार्ट ऑफ द टैंक विल बी रिमेन टू फिल? 7/6 इन्होंने भरा, बचा कितना? 7/2 माइनस 7/6, इतना बचा। 6 एलसीएम आया, 21 - 7, यानी कि 14/6 बचा। यानी कि 7/3 जो है वो बचा हुआ पार्ट है। तो बचा हुआ पार्ट जो है वो कितना पार्ट है ओवरऑल का? यानी कि 7/3 जो है वो 7/7/2 का कितना पार्ट है? तो 2/3 पार्ट है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2/3 पार्ट है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। कई लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसमें मतलब पार्ट पार्ट में क्या चल रहा है, इसलिए इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ले लिया। कई लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे कि इसको कैसे लिखे 3 hours 30 minutes को। तो बेसिकली हमेशा जब भी मिनट्स में दे रखा हो ना, तो मिनट्स में जो भी वैल्यू गिवन है उसको 60 से डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। और उसमें फिर फ्रैक्शन में लिख लिया करो, ऐसे 7 1/2, ठीक है। तो इसका जो भी होगा, या जो भी 3 1/2 जो भी बनता है, ठीक है। तो इजी पड़ता है क्वेश्चन। और आपको ये पता ही है कि एलसीएम कैसे लेते हैं फ्रैक्शन में। न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ आएगा, ठीक है। एलसीएम अगर किसी को नहीं पता हो फ्रैक्शन में कैसे लेते हैं, तो न्यूमरेटर का एलसीएम आता है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ आता है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी मतलब बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही लिया था, ज्यादा कुछ खास भी नहीं था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बस, कई लोगों को फिगर शायद इसका समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कैसे समझ में आएगा फिगर? इसमें बोला कि 300 मीटर अवे से ही लिया, यानी कि पॉइंट फिक्स है। पॉइंट जो है वो फिक्स है, पॉइंट जो है वो 300 मीटर अवे से ही लिया है, ठीक है। दोनों जो एलिवेशन लिए वो 300 मीटर से ही लिए हैं, ठीक है। यानी कि पॉइंट फिक्स है। हॉट एयर बलून ऐसे गया, पहले यहाँ था, यहाँ पे जब लिया तो ये कितना एंगल था? ये था 30 डिग्री। उसके बाद ये थोड़ा और ऊपर चला गया होगा, 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद ये यहाँ चला गया होगा, और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला पूरा हो गया होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या था कि ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी थी, हमारा मकसद ये था, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता ही है, ये कैसे आएगी? 10 30 कितना होता है? 1/√3 बराबर ये वाली डिस्टेंस, एक्स मान लेते हैं, x/300। तो एक्स क्या होगा? 300/√3, यानी 300√3/3 विच इज इक्वल टू 100√3, ठीक है। और फिर ये पूरी डिस्टेंस भी आ जाएगी हमारे पास। ये पूरी डिस्टेंस कैसे आएगी? 1060 से आ जाएगी। 1060 बराबर ये पूरी डिस्टेंस, इसको y मान लेते हैं, y/300। y क्या होगा? 300√3। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या आई? 300√3। तो ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी? 300 माइनस 100√3 विच इज इक्वल टू 200√3। तो अपवर्ड स्पीड ऑफ द बलून कैसा आएगा? मीटर हमें दे रखा है, ठीक है, मीटर पर सेकंड यही तो होता है। तो स्पीड क्या होता है? 200√3
अपॉन ये कितने सेकंड, यानी 2 मिनट, 2 मिनट यानी 2 into 60 सेकंड विच इज इक्वल टू 120 सेकंड। तो जो भी आएगा इसका आंसर अप्रॉक्स में ये आ रहा था, ठीक है। मतलब ऐसे करेंगे इसको कि 5 बाय, अगर काटा पीटी कर ले, 5/3 √3 आएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। काटा पीटी इसको करो यार। 2/3, 2/10, तो हाँ सही आ रहा है ना, 5/3 √3। तो 1.73 × 5 ÷ 3 करेंगे तो आंसर ये आएगा बेसिकली, ठीक है। वो आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। बस मैंने आपको ये बताया कि कैसे इसको समझना था, मतलब कैसे इसका फिगर बनेगा, बस वो समझाना था मुझे। ये वाला क्वेश्चन यार काफी, ये वाला क्वेश्चन इजी है वैसे तो, ठीक है। हमेशा मैंने बोला है कि जब भी 8 लोग हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हमने बना लिए। 8 बन गए क्या ये? 8 बन गए, ठीक है। ए एंड एच आर एट एंड ऑफ द रो। ए को मैंने यहाँ बिठा दिया, मान लो एच को यहाँ बिठा दिया। अब हमें बोला कि एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। एफ और सी, यहाँ पे डी की बात ही नहीं, हमसे पूछा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो स्टेटमेंट वन से तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। सेकंड देखना पड़ेगा। डी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी हु इज अ नेबर ऑफ, ठीक है। बी ए का नेबर है। अब डी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी अगर इमीडिएट लेफ्ट बैठेगा, क्योंकि ये सारे नॉर्थ बैठे हैं, तो फिर ए कहाँ बैठेगा? यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमारा गलत है। फिर कॉम्बिनेशन ये होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि ए यहाँ बैठा होगा और एच यहाँ बैठा होगा। ये फिक्स हो गया अब हमारा। बी इसका नेबर है, ठीक है। और डी जो है वो यहाँ बैठा है। ई सिटिंग एट फोर्थ फ्रॉम द एंड। फोर्थ फ्रॉम द एंड अब यहाँ हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, फोर्थ ई हो गया। एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। एफ जो है, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि सी अगर यहाँ हो तो एफ यहाँ जाएगा, लेकिन अगर सी यहाँ हो तो एफ यहाँ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या? सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो अब अगर ये वाले कॉम्बिनेशन देखें तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी कौन है? एफ है। ये वाले कॉम्बिनेशन से देखें नीचे वाले, तो 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट सी है। यानी कि हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे सी है या एफ है, कौन इन दोनों में से कौन रहेगा, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन नहीं आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ नॉट होगा, मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोचना होता है, ठीक है। इसलिए ही बता रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि सोचते कैसे हैं इनको, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में काफी लोग अटकते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का सबसे तोड़ तरीका है, ठीक है। लिखना कैसे इस क्वेश्चन को, ये सबसे तोड़ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बेहतरीन तरीका है लिखना कैसे। हमेशा इस टाइप की चीजों को लिखना कैसे, ठीक है। डॉलर लेस देन इक्वल, ये एम्परसेंट लेस देन इक्वल टू डॉलर। डॉलर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इसको यहीं पे लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लेस देन ओम है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसको यहीं पे लिखो, क्वेश्चन मार्क को इसी के नीचे लिखो। क्वेश्चन मार्क लेस देन ओम है। ओम लेस देन इक्वल टू ये है। ये हमारा बन रहा है, ठीक है। अब हमसे बोला है कि क्या एम्परसेंट लेस देन इक्वल टू एक्सक्लेमेशन है। अच्छा, जरूरी है ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ओम इक्वल टू एट द रेट, और एट द रेट जो है वो लेस देन ये हो और ये हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, आप ये बताओ। क्वेश्चन मार्क जो है वो लेस देन इक्वल टू डॉलर है इसमें या नहीं है? मान लो ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जो है लेस देन डॉलर एम्परसेंट, सॉरी, क्वेश्चन मार्क जो है वो लेस देन, हाँ, क्वेश्चन मार्क जो है लेस देन एम्परसेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इस केस में बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है, क्योंकि सारे लेस देन इक्वल टू, अगर सारे इक्वल टू हो जाए तो इक्वल टू तो हो ही सकता है, ठीक है। तो बन रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो इस केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि ये वाला केस बना तो ये नहीं होगा ना, ये वाला केस बना तो ये नहीं होगा, ठीक है। सेकंड ये है कि एम्परसेंट जो है वो ग्रेटर देन एट द रेट हो जाए, ठीक है। एम्परसेंट जो है वो ग्रेटर देन एट द रेट हो जाए, यहां तो बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉलर जो है वो ग्रेटर देन एम्परसेंट है, ठीक है। और ये एम्परसेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू ये हो, लेस देन, और ऐसे ऐसे हो, ठीक है। लेस देन ओम हो, लेस देन, मतलब मुद्दा ये है कि इस पॉसिबिलिटी में भी हम कह नहीं सकते कि एम्परसेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। यहां से तो आ रहा है, यहां से आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहां से आए, ठीक है, इस वाले से आए। मतलब सेकंड वाली कंडीशन जो है जिसमें क्वेश्चन मार्क जो ऐसे गिवन है, जरूरी नहीं है कि यहां से आ जाए वो चीज।
तो मतलब हमेशा लिखने का तरीका ऐसा रखो कि आपको क्लियर हो जाए। मेरे हिसाब से इसमें आंसर जो था, आंसर होना चाहिए वो नाइदर वन नॉर टू होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही था। अगर इसका कोई और आंसर है तो फिर मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए, नाइदर वन नॉट टू। बाकी पता नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी आंसर तो आया नहीं है, इसको कुछ कह नहीं सकते। ये क्वेश्चन यार मुझे लगा था ये गलत है, ठीक है। इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन हमेशा जब भी आप स्क्वायर टेबल देखो तो स्क्वायर टेबल ऐसे बना दी, ठीक है। इसमें हमें बोल रखा है कि चार जने एंड ऑफ रो हैं और चार जने मिडिल ऑफ रो हैं। चार जने एंड ऑफ रो हैं, चार जने जब भी हमें ये बोले कि अच्छा ऐसे लिखा हो कि सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द एच, और हमें क्या बोल रखा है कि कॉर्नर पे जो बैठे हैं वो फेसिंग इनसाइड है, तो हमेशा ऐसे बना लिया करो, एरो बना लिया करो, इजी रहेगा, ठीक है। कॉर्नर पे ऐसे एरो बना लिया और मिडिल पे ऐसे एरो बना लिया, ठीक है। तो अब ये बोला है कि टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड डी और डी फेसेस आउटसाइड। अगर डी फेस आउटसाइड करता है तो डी यहाँ आएगा, ठीक है। तो डी के बीच में दो है, यानी कि ई फिर कॉर्नर पे ही आएगा। चाहे आप इधर से देखो चाहे आप उधर से देखो, ई तो कॉर्नर पे ही आएगा, ठीक है। और सी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, तो सी यहां आएगा, ठीक है। एच फेसिस बी। अब आप ये बात देखो कि ई और सी अगर कॉर्नर पे है तो एच फेसिस बी कैसे होगा भाई। एच फेसिस बी तब होता, एच फेसिस बी तब होता, ठीक है, जब एच इधर आए और बी इधर आए, या फिर बी इधर आए एच इधर आए। मतलब एच और बी जो है वो कॉर्नर पे होने चाहिए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी और ई अगर यहाँ फिक्स हो गए तो एच यहाँ नहीं आ सकता, बी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि एच और बी आपस में अपोजिट होने चाहिए। अब आप डी को कहीं भी ले लो, कई लोग बोलेंगे कि ये तो आपने डी को यहाँ लिया, मैं कह रहा हूँ डी को यहाँ ले लो। डी अगर यहाँ ले लोगे तो ई फिर इस कॉर्नर पे आएगा या फिर इस कॉर्नर पे आएगा, और अगर ई किसी भी कॉर्नर पे आएगा तो फिर सी भी कॉर्नर पे आएगा। सी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो अगर ई और सी इन दोनों कॉर्नर्स पे आएंगे, मतलब एडजेसेंट कॉर्नर्स पे आएंगे, तो एच फेसिस बी कैसे होगा भाई, मुझे ये समझ नहीं आया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है ये, रॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और इसी वजह से मेरे को मॉक में भी इस क्वेश्चन में काफी टाइम लगा, लेकिन फिर भी मेरा आंसर नहीं आया था, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन रॉन्ग है। बाकी अगर आप लोग बता देना कि कोई चीज मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लियरली बोल रखा है कि डी इज फेसिंग आउटसाइड द टेबल। अगर डी आउटसाइड फेस करेगा तो बीच में ही आएगा, और बीच में आएगा तो फिर ई कॉर्नर पे आएगा, और अगर ई कॉर्नर पे आएगा तो सी उसके एडजेसेंट कॉर्नर पे आएगा। तो ये कंडीशन बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, वो आप बता देना। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। क्वेश्चन 36, ये थोड़ा जहर क्वेश्चन है, ठीक है, जहर। जहर इसलिए कि स्टेटमेंट में एयर पॉल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग इन अर्बन एरियाज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। एयर पॉल्यूशन राइज हो रहा है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है और इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है। इन्फ्रेंस में ऐसा बोला है कि इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड व्हीकुलर एमिशंस आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स। अब मुद्दा ये कि ये इन्फेरेंस है, ठीक है। ये अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन होता तो ये स्टेटमेंट होता रॉन्ग, लेकिन ये है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस के केस में यार ये हो भी सकता है ये सही हो, ठीक है। अब मैं फिर भी इसमें बोलूंगा कि हो भी सकता है, ठीक है, सकता ही बोलूंगा, मैं श्योर नहीं बोलूंगा, ठीक है। पर ये हो सकता है इन्फ्लुएंस, तो एक्चुअली इन्फ्लुएंस वन ट्रू हो सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि एयर पॉल्यूशन सोलली ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, इसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सोलली बोला है इसमें, सोलली, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। सोलली तो नहीं होगा, ठीक है, इसको तो कहीं से भी कंक्लूड हम नहीं कर सकते, इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें मुद्दा ये बना कि इन्फ्रेंस जो है, इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस तो तभी निकलता है ना जब पैसेज में कुछ गिवन हो, पैसेज में कुछ गिवन हो उसके बेसिस पे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। तो कई लोग इसमें यार ये मुद्दा उठाएंगे कि भाई पैसेज में, मतलब पैसेज या स्टेटमेंट में ऐसा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या वेहिकुलर एमिशंस की कोई बात ही नहीं की, तो फिर हम क्या ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। क्योंकि इन्फ्रेंस तो आप तभी निकालते हो ना जब किसी चीज के बेसिस पे आप इन्फ्रेंस निकालते हो, किसी
कोई भी चीज है उसके बेसिस पे आप इन्फ्लुएंस निकालोगे, ठीक है। कई लोग ये आर्गुमेंट करेंगे तो इन्फ्लुएंस तो खुद से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। कि कोई पैसेज हमने मान लो पढ़ा, ठीक है, उसके बेस पे हम इन्फ्लुएंस हो तो खुद से भी निकाल सकते हैं। तो कई लोग ये भी आर्गुमेंट देंगे कि इन्फ्लुएंस जरूरी थोड़ी ना कि पैसेज में लिखा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बात सही है कि पैसेज में जरूरी थोड़ी ना लिखा हो, इन्फ्लुएंस तो हम खुद से भी निकाल सकते हैं। यहाँ भी इन्फ्लुएंस खुद से निकाला है, लेकिन सोलली निकाला है तो ये इन्फ्लुएंस ही गलत है, क्योंकि सोलली तो गलत होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। ओनली इन्फ्लुएंस वन इज ट्रू, इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि इन्फ्लुएंस खुद से भी निकाला जा सकता है, आर्ग्यूमेंट हर तरह के हो सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट कंक्लूजन अगर होता तो ये दोनों गलत होते हैं। लेकिन स्टेटमेंट इन्फेरेंस है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए। बाकी देखो, इन क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। सोचा जाए तो आंसर यही होना चाहिए। बाकी आंसर देने वाले ने क्या सोचा वो वही जानता है, ठीक है। तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन 37 भी एक जहर क्वेश्चन है, ठीक है। ये है स्टेटमेंट अजम्पशन का, बाप रे बाप। अजम्पशन का बड़ा खतरनाक होता है। A company has started offering discounts to customer who share their purchases on social media. कंपनी ने डिस्काउंट देना चालू कर दिया जो सोशल मीडिया पे, जो भी कस्टमर सोशल मीडिया पे उनकी परचेजेस डालते हैं, मतलब उस परचेजेस को डालते होंगे, फोटो वोटो डालते होंगे कि इस कंपनी से हमने लिया, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते होंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस में, जिसमें भी, ठीक है। तो अजम्पशन क्या है, कंपनी कस्टमर्स आर लाइकली टू शेयर देयर परचेजेस ऑन सोशल मीडिया टू गेट डिस्काउंट। बड़ा ही वेग सा, मतलब मेरे हिसाब से तो ये अजम्पशन ट्रू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स शेयर क्यों करते हैं परचेजेस? कोई डिस्काउंट के लिए थोड़ी ना शेयर करते हैं। तो लोग तो शेयर इसलिए करते हैं, दिखाने के लिए शेयर करते हैं, शो ऑफ, शो ऑफ के लिए शेयर करते हैं, ठीक है। कोई डिस्काउंट के लिए तो शेयर मैंने आज तक देखा नहीं, ठीक है। तो अजम्पशन मुझे ऐसा लगता है कि गलत है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है, ठीक है। अगेन बहुत ही वेग है, ठीक है, ये चीज। कस्टमर्स क्यों शेयर करेंगे डिस्काउंट के लिए, ठीक है, ये अज्यूम किया गया है, बड़ा ही बेकार सा अजम्पशन है। लेकिन हो सकता है ओले बोर्ड वालों ने इसको माना हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लोग तो शो ऑफ के लिए करते हैं ऑब्वियसली। तो फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग होना चाहिए। और सेकंड है कि कंपनी बिलीव्स दैट सोशल मीडिया एक्सपोजर कैन इंक्रीज इट्स सेल्स। पर स्टेटमेंट और अजम्पशन का कोई लेना देना नहीं हो रहा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे इस अजम्पशन का मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा कि ये तो नॉर्मल सी बात है। स्टेटमेंट से क्या लेना देना है इसका कि शेयर देयर परचेजेस ऑन सोशल मीडिया, शेयर परचेजेस से इस चीज का क्या लेना देना? ये तो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि सोशल मीडिया एक्सपोजर जो है वो सेल्स को इंक्रीज कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो नाइदर वन नॉट टू इसका आंसर होना चाहिए था, नाइदर वन नॉट टू। बट मैं 100% श्योर हूँ इसका आंसर कुछ और दिया होगा, ठीक है। अब वही है कि बड़ा ही मतलब इंडिविजुअल परसेप्शन वाले क्वेश्चन है कि कौन कैसे सोचता है, ठीक है। उस बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कोई डेफिनेट आंसर मैं नहीं कहता, इस वजह से मैं कहता हूँ ये एक लक बेस्ड टॉपिक है। लक बेस्ड टॉपिक, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। कौन किस तरीके से परसीव करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा ऐसे क्वेश्चंस पे। इनको छोड़ के ही आगे बढ़ना बेटर है, ठीक है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। एच, जिसमें एच और टी की रिलेशनशिप पूछिए। तो एच इज द सिस्टर ऑफ के, सबसे पहली बात तो ये है। के प्लस एन यानी कि के इज द सन ऑफ एन, के इज द सन ऑफ एन। एन इंटू ओ यानी कि एन इज द वाइफ ऑफ ओ, एन इज द वाइफ ऑफ ओ। ओ प्लस आर यानी कि ओ इज द सन, एन इंटू, हाँ, ओ प्लस आर यानी कि ओ इज द सन ऑफ आर है। अच्छा, एन इज द वाइफ ऑफ ओ, हाँ ठीक है। ये मैंने गलत बना दिया, हाँ, ओ इज द सन ऑफ आर, बिल्कुल सही है। और आर माइनस टी, आर इज द फादर ऑफ टी। आर जो है वो फादर है टी का। अब हमें पूछा कि एच टी से कैसे लेना देना है। तो पहली बात तो एच एक फीमेल है तो हस्बैंड तो हो नहीं सकता, सन हो नहीं सकता, तो ये दोनों ऑप्शन गए, ठीक है। बचे ये, पहला है कि फादर के सन की वाइफ की डॉटर, यानी कि एच रिलेटेड टू टी। इसमें ऐसे सोचना होता है कि ये हमें ऐसे गिवन है कि टी के फादर की सन। अब सुनना ध्यान से, टी के फादर आर है, ठीक है। फादर के सन कौन है? ओ। ओ की वाइफ कौन है? एन। एन की डॉटर एच है। बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है।
एकदम सही बैठ रहा है। अब डी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। टी के हस्बैंड, हमें तो टी का जेंडर ही नहीं पता, हस्बैंड, और हमें टी के हस्बैंड तो कोई है ही नहीं, तो ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका सिर्फ बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बताया कि सोचना कैसे होता है इसमें, जब भी इस टाइप से गिवन हो ना, फादर सन्स वाइफ, एच रिलेटेड टू टी, तो बाद वाला जो होता है ना, उसके फादर सन वाइफ की डॉटर, ऐसे होता है, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है कि टी के फादर के सन की वाइफ की डॉटर एच है क्या, ऐसे सोचना होता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस इसलिए बताया, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको सोचे कैसे, भाई पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने, क्या राम कहानी लिख दी, लेकिन बता दिया मैंने कैसे सोचना, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एच की सिस्टर है, हमें नहीं पता एच का जेंडर क्या है, ठीक है। एच की सिस्टर है बी और ए, बी और ए दोनों सिस्टर हैं, तो बी और ए का जेंडर हमें पता है। जे इज द फादर ऑफ एल हु इज मैरिड टू ए का सन, ठीक। ए का कोई सन है, ठीक है, ए का सन है। जे इज द फादर ऑफ एल हु इज मैरिड टू ए के सन से एल की शादी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और जे जो है उसका फादर है, जे एल का फादर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। पी इज द ओनली नेफ्यू ऑफ बी, बी का ओनली नेफ्यू है पी, तो बिल्कुल अकेला है ये। हु हैज बी हैज ओनली वन सिस्टर, बी की ओनली वन सिस्टर है ए, यानी कि एच का जेंडर हमें पता चल गया, एच जो है वो मेल होगा। तो अब हमें पूछा है एच इज द जे के सन इन लॉ, जे का सन इन लॉ कौन है, पी। तो एच जो है पी का क्या लगता है, अंकल लगता है, दिख ही रहा है भैया, एच जो है वो अंकल ही तो है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, सबसे पहले तो उदित इज एल्डर टू पूजा, तो उदित हमने यहाँ बना दिया, पूजा हमने, हम हमेशा स्पेस देंगे थोड़ी, क्योंकि हो सकता है कि बीच में कोई भर रहे हो, ठीक है। अब हम उदित के रिस्पेक्ट या प्रेरणा ढूंढेंगे, पूजा ढूंढेंगे, सॉरी ये पूजा है, ये पूजा। तो स्वाति इज यंगर टू प्रेरणा हमें नहीं पता, एंड एल्डर टू उदित, हमें पता है कि स्वाति जो है वो एल्डर टू उदित है। मैंने फिर स्पेस छोड़ा है कि कोई बीच में आ रहा हो तो हमें पता नहीं। अंशु इज यंगर टू स्वाति, अंशु जो है वो यंगर है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेस इतनी कम है कि मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, लेकिन आपको इसमें स्पेस छोड़ना है, ठीक है। प्रेरणा इज यंगर टू बोथ, अब हमें एक और चीज है कि स्वाति इज यंगर टू प्रेरणा, स्वाति जो है प्रेरणा से यंगर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और प्रेरणा जो है वो अनुज और विदित से यंगर है, यानी कि अनुज और ऊपर है और विदित और ऊपर होगा, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि विदित यहाँ हो और अनुज उसके ऊपर हो, तो इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अंशु इज यंगर टू स्वाति बट नॉट यंगेस्ट, तो अंशु जो है वो कहीं भी आ सकता है, हमें नहीं पता। अंशु हो सकता है यहाँ है, अंशु हो सकता है यहाँ आ जाए, इन दोनों के बीच में आ जाए। यंगेस्ट नहीं है, बस पूजा के नीचे नहीं आएगा, बाकी कहीं भी आ सकता है, हमें नहीं पता। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर टू विद, तो यहां से देखें, अगर यहां से देखें विदित के, एक दो तीन चार पांच छह, छह जने हैं। लेकिन अगर यहां से देखें, अगर अनुज विदित से बड़ा हुआ, तो यहां से देखें तो एक दो तीन चार पांच, पांच जने, ठीक है। तो या तो छह होगा या फिर पांच होगा, तो दोनों इन्होंने दे रखे हैं, आइदर फाइव और सिक्स, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना होता है, मतलब हमेशा बताने का सेंस ये था कि आप हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में लिखो तो स्पेस छोड़ के लिखो, ठीक है। स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो, खूब बड़ी रफ शीट मिलती है, इस टाइप के क्वेश्चन में स्पेस छोड़ छोड़ के लिखना चाहिए, ताकि जो भी जहां फिट हो रहा होगा ना वो वहां होता जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे, स्पेस छोड़ के लिखना चालू करो, जल्दी समझ में आ जाएंगे आपको क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हमेशा लिख लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ए आई वी है ना, ए आई वी, ठीक है। तो हमेशा नंबर से लिखना चाहिए, एक नौ बाईस, उसका क्या है, छब्बीस अट्ठारह पांच, नंबर से लिखो इसमें, ठीक है। और पांच उन्नीस पंद्रह, इसका क्या है, बाईस दस चौदह। कोई रिलेशन अभी हमें पता नहीं चल रहा है, इसमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या, ये देख लेते हैं। दो दस तेईस का क्या है, छब्बीस अट्ठारह पांच, और पांच उन्नीस पंद्रह का क्या है, तेईस नौ और तेरह। कोई रिलेशन यहाँ दिख रहा है, कोई ऐसा सच रिलेशन नहीं दिख रहा, मतलब ना तो अपोजिट में दिख रहा है ना कुछ और दिख रहा है। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, एक दस और तेईस, छब्बीस अट्ठारह पांच, ठीक है। और पांच उन्नीस पंद्रह का क्या होगा, तेईस नौ तेरह।
अभी भी कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब -2 -10, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, +8। रिवर्स में भी कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा भी नहीं कि ये अपोजिट हो, 10-18 10-17, ऐसा भी कुछ नहीं है, 10-17 होना चाहिए था 26-1 के हिसाब से। तो कुछ दिखा नहीं अभी भी। तीसरा ये भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 26-18 5, और 5-19-15, 23-10-14। अभी भी कुछ दिखा क्या? मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा। -1 हो रहा है यहाँ पे तो पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ पे अपोजिट नहीं हो रहा है, यहाँ मतलब सिमिलैरिटी सी नहीं दिख रही है। तो यार मैंने भी इसे काफी देर तक सोचा, मैंने कहा यार एडिशन करके देखते हैं। तो इन दोनों का एडिशन 27, 27, 27, ओ भाई साहब, इसका एडिशन 27, लेकिन इसका एडिशन 29 हो गया, इसका एडिशन 29 हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं एडिशन वाला ही तो नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं मैच किया। ठीक है, ये 28, 28, 28, भाई 23 और 5 तो 28 होता है ना। ठीक है, ये 28, ये 28, ये 28, ओ भाई साहब, सिमिलर सम आ रहा है। अगर इन सब में ऐड करें हम तो सबका सम 28 आ रहा है। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, 27, 28, 28, 28, 28, 28, लेकिन यहाँ 27 हो गया यार। यहाँ पे 28, यहाँ पे 27, यहाँ पे 28, यहाँ पे 28, 29 और 29। तो मतलब कि ये एक पैटर्न बन गया कि सबका सम जो है ना वो 28 सेम आ रहा है। ठीक है, 28 आए, 27 आए, 29 आए, कुछ भी आए, लेकिन सेम आ रहा है, लेकिन बाकी सब में अलग अलग आ रहा है। लेकिन ये है कि 27, 28, 29 सम वाला कुछ लग रहा है, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही चीजें फॉलो हो रही है, मतलब एडिशन काफी क्लोज है सबका। पर इसमें एकदम सेम है, तो यानी कि इसका ऑप्शन यही होगा, मतलब ये जरूर एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें सबका एडिशन हमें देखना था। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्लिक नहीं करेगा, मुझे भी काफी देर बाद क्लिक किया था। ठीक है, कम से कम 3-4 मिनट बाद मुझे क्लिक किया था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्लिक करने पर है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लिक करने पर है। ठीक है, क्लिक करने पर है। तो इस मॉक में रीजनिंग जो है वो मैं कहूंगा अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट अजम्पशन एक तो काफी वेग थे, वेग ही कहूंगा मैं उन्हें, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है उनका आंसर। ठीक है, तो वेग कहूंगा मैं। और ये क्वेश्चन बेहतरीन था, और एक क्वेश्चन गलत भी था जो मैंने आपको बताया, सीटिंग अरेंजमेंट का। तो वो क्वेश्चन गलत भी था, तो अगर किसी ने वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो उसकी रीजनिंग छूट जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ उसका छूट जाएगा, तो मैथ छूट जाएगी या रीजनिंग छूट जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो ये चीजें एग्जाम में भी हो जाती है। ठीक है, आपको रेडी रहना पड़ेगा ऐसी चीजों को फेस करने के लिए। ठीक है, अगर आप मेरा अटेम्प्ट देखोगे तो 11 मिनट मेरे बच्चे थे जब मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, जो मैंने बस छोड़ रखे थे, कुछ क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन छोड़ रखे थे। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट इसी स्पीड से करना है कि 50 मिनट पे आप वन गो में कर दो पूरा। ठीक है, उसके बाद आपके 6 से 8 क्वेश्चन छूट भी जाए तो आप लास्ट में आके देख सकते हो, तो कोई बहुत डिप नहीं जाएगा स्कोर में। अगर रॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिले बीच में, ठीक है, तो बहुत डिप नहीं जाएगा। तो 50 मिनट एक, वो आप मानो कि 50 मिनट के अंदर अंदर आपको वन गो में अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चन आपको मार्क फॉर रिव्यू या छोड़ने हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं वीडियो डालता हूँ कि आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, काफी क्वेश्चन मैं मार्क फॉर रिव्यू करके जाता हूँ रीजनिंग में, कि यार लास्ट में आके फिर से देख लूंगा। ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं। तो जैसे एक क्वेश्चन मेरा पहले गलत होने वाला था वीडियो के अंदर, अगर किसी ने ध्यान से देखी होगी, तो एक सीटिंग अरेंजमेंट का मेरा पहले गलत होने वाला था, जो मैंने बाद में सही किया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं मार्क फॉर रिव्यू करके चलता हूँ कि यार एक बार बाद में वापस से रिव्यू कर लूंगा। तो ये एक अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। बाकी तो यार इस मॉक में यही था। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।